अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज यार हम जो डिस्कशन करेंगे वो सोलर सिस्टम की फजूलियत पे करेंगे कि कितना बेकार सिस्टम है। पहले तो महंगा इतना है, लगा लो तो काम कोई नहीं करता, कि इलेक्ट्रिक से जान नहीं छुड़वाता, सही बात है। गाड़ी इस पे नहीं चलती हमारी, चूल्हा पे नहीं चलता, गैस के पीछे हम भागते रहते हैं, एलएनजी के पीछे हम जाते हैं, इंडस्ट्री भी नहीं चलती हमारी। तो हमने जो इतनी वीडियोस बनाई हैं और इतनी बातें करी हैं, मेरा ख्याल है वो सब बेकार हैं, क्योंकि इन द एंड फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा। डिपेंडेंस हमारी फिर ग्रिड के ऊपर ही है कि इलेक्ट्रिक की तरफ ही भागना है, हमने एलपीजी ही बाहर से इंपोर्ट करनी है। तो इतने बेकार सिस्टम की हम बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, जबकि वो कोई भी हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं दे पा रहा। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें कि आखिर मसला क्या है आपके साथ, क्यों इतने बेकार टॉपिक पे लगे हुए हैं आप इतने दिनों से। देखिए, सोलर सिस्टम बेकार है, बिल्कुल है। सोलर सिस्टम बेकार उस वक़्त है जब आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लें एक ऐसी जगह में जहाँ लोड शेडिंग बहुत हो रही हो, बिल्कुल बेकार है। सोलर सिस्टम आप लगा लें बलूचिस्तान के सिब्बी में लगा लें आप। सिब्बी में हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है और ऑन ग्रिड हो नहीं पा रहा। तो जिन्होंने धक्के से ऑन ग्रिड करवा लिया है वहाँ पे, अब वो बेकार सिस्टम लगवा के बैठ गए हैं। तो उसमें हुआ ये है कि वो सिस्टम ना खुद ऑन होता है, ना जनरेशन करता है और ना नेट मीटरिंग करता है, तो बिल्कुल बेकार है। तो आपने किया ये कि गलत जगह पे गलत सिस्टम लगवा लिया, तो सोलर सिस्टम बेकार हो गया उस जगह पे। सोलर सिस्टम बेकार इसलिए है कि वो आपको मोबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। आपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाते हैं और आप बट मूव करने के लिए आपको फिर गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, तो बेकार है आपके लिए। मोबिलिटी के लिए बेकार है, इट डजंट प्रोवाइड यू विद मोबिलिटी। उसकी वजह यह है कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं ली हुई, आपने अपनी पेट्रोल की गाड़ी लेके और आपने सोलर सिस्टम छत पे लगवाया और आप बोलते हैं कि इट डज़ नॉट प्रोवाइड मी विद मोबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, बेकार है आपके लिए। फिर जब गैस की शॉर्टेज होती है और सर्दियों में गैस की शॉर्टेज रेजिडेंशियल लेवल पे भी आ जाती है, तो फिर भी सोलर सिस्टम आपके लिए बेकार हो जाता है, क्योंकि जो आपका चूल्हा है, जो आपका स्टोव है, वो गैस बेस्ड होता है। बहुत से एरियाज़ में सिलेंडर बेस्ड होता है, तो सिलेंडर में भी गैस चलती है। एलपीजी इंपोर्ट की जो प्राइस होती है जब ऊपर जाती है, तो सोलर सिस्टम आपको अगेन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता और आपको बफर प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि जो राइजिंग एलपीजी की प्राइसेस होती हैं वो आपको उससे फिर नहीं बचाता, तो बेकार है आपके लिए। वजह आपका इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं है, जो आपका चूल्हा है वो इलेक्ट्रिक तो नहीं है, वो तो आपने गैस और एलपीजी पे चलाया, तो अगेन सोलर सिस्टम बेकार है। अगेन आपका जो वाटर हीटर है वो आपने गैस बेस्ड किया हुआ है। पुराने जो वाटर हीटर्स घरों पे लगे हुए हैं वो भी आपके गैस बेस्ड हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड नहीं है, तो उसमें भी सोलर सिस्टम बेकार है। क्योंकि जब गैस की लोड शेडिंग होती है तो फिर आप वो चला नहीं सकते, और अगर गैस की प्राइसेस इंक्रीमेंट होती हैं तो अगेन आपको ज़्यादा प्राइसेस देनी पड़ती हैं, तो वो बेकार है सिस्टम आपके लिए। सोलर सिस्टम आपके लिए बेकार है। फिर आगे आ जाएँ, और क्या मसाइल हैं। राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, बिजली की कॉस्ट बढ़ती है, तो सोलर सिस्टम आपके लिए बेकार इसलिए है क्योंकि जो आपका बिजली का बिल है, बड़ी क्लियर सी बात है, 10 किलोवाट का सिस्टम है, आज से 2 साल पहले तक वो करामत था, आज वो बेकार है। 10 किलोवाट का सिस्टम, उसकी एफिशिएंसी 10 साल पहले भी, 2 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है, बट आज वो सोलर सिस्टम बेकार हो गया आपके लिए, और 2 साल पहले वो आपके लिए करामत था। जेन्युइन बात है, आज वो बेकार है। उसकी वजह यह है कि राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई कर रही है, जो भी आपकी डिस्को है, उसने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस रिवाइज़ कर दी है, जो रेट्स हैं टैरिफ है वो भी रिवाइज़ कर दिए हैं, प्लस एडिशनल टैक्सेस भी उसके ऊपर लगा दिए हैं। तो जो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इसके आपको इलेक्ट्रिक का बिल क्या आ रहा है, तो बिल ज़्यादा आ रहा है। तो क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहा है, सोलर सिस्टम लगवाया इसलिए था कि बिल ज़्यादा ना आए, बट बिल ज़्यादा आ रहा है तो सिस्टम बेकार हो गया, तो बिल्कुल जेन्युइनली बेकार है। वजह यह है कि आपने ग्रिड से ऑफ द ग्रिड गए नहीं, आप ग्रिड से फिर भी चिपके रहे। आपने बोला मैं भी ग्रिड से खरीदूंगा और ग्रिड को भी बेचूंगा, तो और डिपेंडेंट हो गए ग्रिड के ऊपर। बजाय ऐसे कि ऐसे सिस्टम लगवाते, क्योंकि आप सेल्फ जनरेशन कर सकते थे अपने घर के ऊपर, ग्रिड से कनेक्शन कट ऑफ करवा लेते, बट नहीं, ग्रिड को ही बेचेंगे, ग्रिड से ही खरीदेंगे और फिर ग्रिड को बोलेंगे कि अब आप मुझसे ज़्यादा चार्ज क्यों कर रहे हो। ठीक है, सिस्टम बेकार हो गया। फिर और ऐसे सिनेरियोज भी हैं, क्वेरी आती है, स्टार्टअप क्वेरी में ये होता है कि मुझे 24 घंटे ऑफ द ग्रिड जाना है। तो अच्छा जी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सिस्टम कितना लगवाना है, सिस्टम उतना लगवाना है जितने 6 पंखे, 4 लाइटें, 2 फ्रिज, 1 एसी चल जाए। ठीक है, तो और जाना क्या है, ऑफ द ग्रिड जाना है। तो ऑफ द ग्रिड जाने के लिए तो आपको सिस्टम ओवरसाइज़ करना पड़ता है। नहीं, ओवरसाइज़ नहीं करना मैंने। अच्छा ठीक है, तो ओवरसाइज़ नहीं करना तो फिर ऑफ द ग्रिड नहीं जा सकते। अच्छा नहीं जा सकते, चलो सिस्टम बेकार हो गया, अभी लगवाने से पहले ही सिस्टम बेकार हो गया। तो थिंकिंग की बात है, मेंटालिटी की बात है, सिस्टम तो बेकार है ही है। सिस्टम हर उस सिनेरियो में बेकार है जहाँ आप इसको अपने बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे जैसे आप चाहें। सिस्टम की एक एफिशिएंसी है, सिस्टम का एक मेथडोलॉजी है यूज़ करने की, सिस्टम का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके अगेंस्ट आप उसे फुल बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चाहेंगे कि वो मेरी मर्ज़ी से चले और अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ना दे, तो फिर अगेन इट्स अप टू यू। मेरा ख्याल है वही बात है कि हम बोलें कि गाड़ी बेकार है क्योंकि इसमें तो सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते हैं और हम तो 10 हैं, तो गाड़ी तो बेकार हो गाड़ी गई। तो बेकार है। अब ये नहीं सोच रहे कि 10 चाहिए तो वैन ले लें, पर नहीं, गाड़ी बेकार है। गाड़ी बेकार है। ठीक बात है, गाड़ी किसी काम की नहीं है। तो बिल्कुल ठीक। आपके जमेले हैं ना, आपके मसले आप खुद सॉल्व करें, या बंदे कम कर लें या 2 गाड़ी ले लें। बैटरी बेकार है। पर अगर 2 लेनी पड़ेगी, बेकार हो गया। बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, बैटरी बेकार है। ये देखिए,
ये वाली बैटरी भी बेकार है, ये वही बेकार बैटरी है। ये बेकार बैटरीज है, और लिथियम आयन बैटरीज भी बेकार हैं, और लेड एसिड भी बेकार हैं, और डीप साइकिल भी बेकार हैं, और शॉटो के जो अच्छा ये इसलिए बेकार है क्योंकि हम बारे में नहीं आती, खरीद नहीं सकते, महंगी ज़्यादा है, और बाकी इसलिए बेकार है कि वो वैसी बेकार है। तो ये भी हमारे मसले हैं। बिल्कुल हमारे मसले हैं। देखिए चीज़ें सारी ही बेकार हैं अगर आप उसको यूटिलाइज सही से नहीं करेंगे। कुछ लोगों की नज़र में ये कोल बेस्ड पावर प्लांट ये भी बेकार हैं। तो बेकार तो सब कुछ ही हो सकता है, और होता भी है, बहुत सी चीज़ें बेकार हैं। सोलर सिस्टम भी बेकार हैं। अच्छा एक और बात ज़हन में आ रही थी, सोलर पैनल लगे हुए आपकी छत पे, सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, जो भी सिस्टम लगा हुआ, और वो फंक्शनिंग है। जिस महीने आपने लगवाया, फ़र्ज़ करें आज के दिन लगवाया, आज लगवाने के बाद 2 महीने बाद वो सिस्टम बेकार हो जाता है। उसकी वजह है क्योंकि उसके पैनल साफ़ करने पड़ते हैं। सही बात। तो पहले 2 हफ्ते वो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, वो एकदम करामत चीज़ होती है। 2 हफ्ते बाद वो सिस्टम बेकार होना शुरू हो जाता है, और 2 महीने बाद वो बिल्कुल बेकार यूज़लेस सिस्टम हो जाता है। वो 0 किलोवाट आवर की प्रोडक्शन कर रहा होता है। वजह पैनल ही साफ़ नहीं किया आपने। अब पैनल भी साफ़ करने थे, या पैनल साफ़ करने की ज़रूरत भी पड़ती है, ये तो बेकार हो गया, काम बढ़ गया, मेरा काम ये बढ़ गया, मुझे पैनल भी साफ़ करने हैं या करवाने हैं, ठीक है, सिस्टम बेकार है। तो हर चीज़ को यूज़ करने की एक मेथडोलॉजी है। यू हैव टू यूज़ एवरीथिंग इन अ सर्टेन वे। उसके कुछ आपको आपके यू हैव सम सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने चीज़ें मेंटेन करनी है। सोलर पैनल्स को क्लीन करना है, नहीं करेंगे तो सिस्टम बेकार हो जाएगा आपके लिए। बड़ी क्लियर सी बातें हैं, इसमें कोई सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इसमें कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं, बड़ी क्लियर सी बात है। इन्वर्टर की मेंटेनेंस बिल्कुल होएगी। आउटडोर में लगाएंगे तो आपको उसको हवा से, मिट्टी से बचाना पड़ेगा। अगर वो IP65 सील्ड है तो आपको धूप से बचाना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट रेन से बचाना पड़ेगा। तो बड़ी क्लियर सी बातें हैं, ऑब्वियस सी बातें हैं। एवरीबडी हैज़ बीन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर द पास्ट मल्टीपल ईयर्स। कोई नई इन्वेंशन तो नहीं हुई ना कि बिजली की प्रोडक्ट अब आई और पहले हम हवा की प्रोडक्ट यूज़ करते थे जिसमें कोई बिजली का इनकॉर्पोरेशन नहीं होती थी, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हमें बिजली की डिवाइसेस को कैसे बचाना है, कैसे सेफगार्ड करना है, कैसे मेंटेन करना है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो बड़ी क्लियर सी बात है, बायस है लोगों के जहन में। वजह उसकी यही है, लोगों के जहन में बायस है। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ना करने का एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव बजाय इसके ये हो कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, इनिशिएटिव ये है कि टेक्नोलॉजी से दूर भागते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि पीपल डोंट वांट टू स्पेंड एनी मनी। एक तो ये भी होती है कि मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हमारा रीज़न ये है कि हम लोग हमारे पर लैक ऑफ नॉलेज ज़्यादा है। लैक ऑफ नॉलेज है। हाँ, स्पेंड तो हम और बहुत सारी चीज़ों पे कर टेक्नोलॉजी पे नहीं लेते हैं करेंगे और ज़ाया भी कर लेते हैं पैसे, बिल्कुल। पर टेक्नोलॉजी पे नहीं करते क्योंकि हमारी लैक ऑफ नॉलेज होती है और लैक ऑफ ट्रस्ट होता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। बिल्कुल ऐसी है। जबकि उनको अंदाज़ा है और रियलाइज़ भी करते हैं कि जो फ़ोन उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी ही है जो बिल्कुल आज ऐसे। उनको बात करवा देती है इधर से उधर। व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो 60+ हो 70+ हो, वो लोग इजीली व्हाट्सएप कर लेते हैं, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। पर जहाँ दूसरी बात आती है वहाँ वो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, जबकि ऑन दी अदर हैंड दे आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। वो गाड़ी भी अच्छी ले रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं उसे, नई से नई गाड़ी निकलवा लेते हैं कि जी पुराना मॉडल पुराना हो गया, मैं 2022 का मॉडल यूज़ करूँगा। पर जब बात इस तरह की आती है तो निगलेक्ट कर देते हैं उसे। बिल्कुल ऐसे इसको ही रहने दो। है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फ़ायदा को अडॉप्ट करने से फ़ायदा किसी और को नहीं होता, किसी थर्ड पार्टी को नहीं होता, उसको होता है जो अडॉप्ट कर रहा है। जो कंज्यूमर का काम है, एज अ कंज्यूमर आपका काम ये है कि आपने थरो रिसर्च करनी है बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट। आपकी रिसर्च कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, विदाउट योर पर्सनल बायस होनी चाहिए। आपका बायस एक दूसरे कोने पे बैठा हुआ हो जब आपकी रिसर्च हो रही हो और जब आप डिसीजन मेक कर रहे हो कि मैंने लेना क्या है। और वो देख रहा हूँ वहाँ से। बिल्कुल तो बायस आपको देख रहा हूँ वहाँ से बैठा हुआ कि आप सही रिसर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल। बायस को आपने अपने अंदर से निकाल के दूर कर देना है, और बायस आप पे बेशक नज़र रखे हुए है जो भी कर रहा हो, अगर वो कोई और काम कर रहा हो तो इवन दैट इज़ फाइन। ठीक है टेक योर टाइम, कोई मसला नहीं है, हम उतनी देर उसको जो है वो कर देंगे कुछ ना कुछ। सही है। अच्छा ये देखें आप, जो वीडियो बैकग्राउंड में चल रही है वो इलॉन मस्क के टेस्ला के प्रोडक्ट की चल रही है कि बैटरी बैंक्स इन्होंने प्रोवाइड करे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए ऑस्ट्रेलिया की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जो टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है। इवन यूएस की कंपनी है इलॉन मस्क की टेस्ला, यूएस में पहले नहीं किया इसने, पहले जाके साउथ ऑस्ट्रेलिया ने इसको अप्रूवल दी और एज अ स्टेट उन्होंने बैटरी बैंक्स लगवाए। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्दी अडॉप्ट करता है चीज़ों को, चाहे उसकी अपनी डेवलपमेंट हो या कहीं और से उसको गेन करनी पड़े, फिर वो रिसोर्स भी कर लेता है
और एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करता है कि हम नई से नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं ताकि हमारे पास हम बाकियों से एक स्टेप आगे रह सकें। बिल्कुल। अगेन एट द कंज्यूमर लेवल जो अडॉप्शन ऑस्ट्रेलिया में हुई है सोलर टेक्नोलॉजी की, इफ़ यू कंपेयर दैट विद द यूएस और कनाडा और अदर प्लेसेस, वो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हम कोई टेस्ला की प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे, हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि व्हाट डज टेक्नोलॉजी अलाउ अस टू डू एंड व्हाट डज इट अलाउ अस टू अचीव एंड एट व्हाट लेवल डज इट अलाउ अस टू अचीव दैट। तो पाकिस्तान में जो बात हो रही है, जो डिस्कशन हो रही है कि बैटरीज़ की लिमिटेशन है, बैटरीज़ की लाइफ लिमिटेड है, असल जो मेजर ड्रॉबैक आता है, जो मेजर हर्डल आता है किसी भी सिस्टम में, वो बैटरी की प्राइस आती है, वो और कुछ नहीं आता। कंज्यूमर भी जो बात करता है कि ये बैटरी बेकार है या ये बैटरी की लाइफ नहीं है, उसकी वजह एक ही होती है कि बैटरी की एक प्राइस होती है, कंसिडरेबल प्राइस होती है, और द कंज्यूमर इज़ नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट। तो अगेन इफ़ यू नॉट विलिंग टू पे फॉर द प्राइस ऑफ द बैटरी, देन यू नॉट गोइंग टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द बैटरी। ये बात अनक्वेश्चनेबल है कि बैटरी की लाइफ डज इट आउट परफॉर्म, डज इट आउट लिव इट्स बेनिफिट? ऑफ कोर्स इट डज। ऐसा नहीं है कि 1 साल की बैटरी की लाइफ हो और वो 1 साल में आपको अपना ROI ना दे पाए, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन ये कहती है तो समथिंग इज़ डेफिनेटली रॉन्ग विद द कैलकुलेशन। बैटरी ऑलवेज आउट परफॉर्म्स द कॉस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन। फॉर द पास्ट 10 ईयर्स बैटरीज हमेशा आउट परफॉर्म कर रही हैं। ये हो सकता है कि आप बैटरी को मिसयूज़ करें और बैटरी की लाइफ गिरा लें। बैटरी की जो ऑप्टिमम लाइफ है, जो मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई करी है, इफ़ यू यूज़ एनी बैटरी व्हाटसोएवर अकॉर्डिंग टू इट्स मैन्युफैक्चरर्स स्टिपुलेटेड कंडीशंस, तो बैटरी आउट परफॉर्म्स आउटलिव्स द अपनी कॉस्ट, वो ROI आपको देकर ही ज़ाया होती है और वो ख़राब होती है। तो बड़ी क्लियर सी बात है, इसमें कोई किसी स्पेसिफिक बैटरी की बात नहीं हो रही, सारी बैटरीज की बात हो रही है। तो अगेन अगर वो एक चीज़ है जो अपनी लाइफ से ज़्यादा आपको बेनिफिट दे रही है, अपनी कॉस्ट कवर करके आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रही है, तो देन अगेन इट प्रोवाइड्स यू विद द सिक्योरिटी ऑफ गोइंग ऑफ द ग्रिड। विदाउट बैटरीज, विदाउट एनी एनर्जी, एनी टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज, यू कांट रियली गो ऑफ द ग्रिड। तो ऑफ द ग्रिड जाने के लिए तो आपको बाकी 18 घंटे की इंडिपेंडेंस तो चाहिए ना। तो देन व्हाट अदर मेथड डू वी हैव एट दिस पॉइंट इन टाइम? राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम द ओनली कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट दैट वी हैव फॉर गोइंग ऑफ द ग्रिड इज़ बैटरीज। तो आप अपने अंदर का बायस ख़त्म करें बैटरीज के अगेंस्ट। व्हाट यू कैन डू एट द मोस्ट इज़ आप ऐसे बैटरी बैंक लगवाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज हो सके, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाए आपकी एप्लीकेशन के लिए, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ ले सकें। अगर मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफाई किया है कि उसमें 5000 लाइफ साइकिल्स हैं, तो फिर आप कोशिश करें आप 4500 4800 लाइफ साइकिल्स उससे प्रॉपर्ली लें और इन द लॉन्गेस्ट स्पैन ऑफ टाइम लें। ये नहीं कि 5000 लाइफ साइकिल आप 2 साल में लेके उसकी लाइफ ख़त्म कर लें। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर यूजेज ना, आप कैसे यूज़ करते हैं। आपको ज़रूरत है 10 किलोवाट 10 किलोवाट आवर के बैंक की, आप लगवाएं 2 किलोवाट आवर का बैंक, तो 2 किलोवाट आवर के बैंक को तो आप फोर्स कर रहे होंगे ना, हर वक्त ओवर यूज़ कर रहे होंगे। तो देन अगेन यू कांट रियली से कि बैटरी टेक्नोलॉजी बेकार है, उसकी एप्लीकेशन आपने मिसयूज़ करा, आपने गलत अप्लाई किया उसे। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च एंड डिपेंड्स अपॉन हु इज़ गाइडिंग यू, और वो किस तरह आपको गाइड करते हैं। वो सिर्फ सेलमैन है, वो सिर्फ सेल करते हैं प्रोडक्ट, या आप भी अपनी रिसर्च करते हैं और आपको गाइड करने वाले भी सही तरीके से गाइड करते हैं। तो देर आर मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स जिससे सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। सोलर पैनल्स की क्लीनिंग की भी तो बड़ी क्लियर सी बात है ना। पैनल्स लगवा लें आप, सोलर पैनल छत पे लगवा लें, ना करें क्लीन उसे फॉर एनी रीज़न व्हाट्सोएवर। आप पैनल्स को ना प्रॉपर्ली क्लीन करें, और जब आप क्लीन करें भी तो सिर्फ पानी का एक शावर उसके ऊपर से बहा दें और उसको स्क्रब ना करें। अगर उस पर मिट्टी जमी हुई है या कोई और उस पर डिब्री आया हुआ, आप उसको ना सही से साफ़ करें। तो मसला क्या होगा? टेक्नोलॉजी का मसला होगा या आपकी यूजेज और एप्लीकेशन का मसला होगा? यू नॉट रियली क्लीनिंग योर पैनल्स। क्लीनिंग सोलर पैनल्स की क्लीनिंग इज़ हाईली एसेंशियल। उसकी प्रॉपर क्लीनिंग ज़रूरी है अगर आपने उसे फुल एडवांटेज लेना है। अदरवाइज अगेन इट्स अप टू द यूज़र। इफ़ यू वांट टू थ्रो अवे द टेक्नोलॉजी एंड नॉट यूज़ इट, इट्स इंटायरली अप टू यू। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? यही ऐड करूँगा। देखें, रोज़ के अगर 2 से 3 यूनिट का भी फ़र्क आ जाए ना, तो महीने पीछे 100 यूनिट्स का फ़र्क आ जाता है, और इतना ईजीली आ जाता है हर तीसरे दिन बाद। आप जिस दिन वॉश करें, 10 किलोवाट का सिस्टम आपको ईजीली जो है वो 10 किलोवाट का सिस्टम कितना बनाता है? 1200 से 1400 बनाएगा ऑप्टिमम कंडीशन। और दिन के अब कितने यूनिट बनाता है? मेरे जहन से निकल गया अभी। 48 मैक्स। हाँ, मैक्सिमम 48 यूनिट्स बनाएगा। 48 यूनिट्स बनाएगा जी। 48 यूनिट्स अगर दिन के 1200 के हिसाब से किया आपने? नहीं, 1300 से किया। मैक्सिमम तो 1400 से किया। हाँ ठीक है, 48 यूनिट्स बना रहा है। हाँ तो हाँ सही आपने बताया। तो अभी जो कुछ क्लाइंट्स के हमारे जिस दिन वॉश करते हैं उस दिन बड़ा इजीली 48 बना लेते हैं, 48 से 50 बना रहा होता है, और हर अगले दिन ही आप देखेंगे 46, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन तक जब आप जाएंगे ना तो 42 पे खड़ा हुआ होगा, और एक हफ्ते बाद आप देखें उसे वो 30 की सीरीज़ में आ जाएगा। 8 यूनिट का फ़र्क आ रहा है सिर्फ किस वजह से कि आपने वॉश नहीं किया हुआ सही से, और मिट्टी आ गई। ये आपका एरिया ऐसा है कि जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है,
तो अगर महीने के आप 2 हफ्ते तक नहीं कर रहे आप, तो वो तो 48 जिसने बनाने थे वो 38 36 पे आ गया। आप तो रोज़ के 10-10 यूनिट का फ़र्क आ गया। आप ही की यूनिट है, बिल्कुल। आप ही ने लगाया। बिल्कुल। नुकसान तो किसी का नहीं है, इंस्टॉलर तो लगा के चला गया, उसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। अब एक ही तो मेंटेनेंस है इस पूरे सिस्टम की, सोलर सिस्टम की एक ही मेंटेनेंस है, वो है वॉश करना। सही है। अगर एक वैसे कैलकुलेशन कर लें कि एक बंदा ही सेपरेट आपको रखना पड़े ना 10,000 15,000 का, कि सिर्फ आगे वॉश कर देना हर तीसरे दिन, वो भी सस्ता पड़ेगा, बजाय इसके कि आप 200 यूनिट 300 यूनिट अपने ज़ाया कर लें कि मिट्टी डालने की वजह से। उससे यूनिट आजकल कितना महंगा है, 50 रुपये का यूनिट भी आ रहा है। बिल्कुल। आपकी ठीक ठाक कॉस्ट ज़ाया हो जाती है। जो भी आप बंदा रखते हैं वो 24 घंटे तो सफाई नहीं करता ना, उससे आपने हर 5वें दिन 3रे दिन सफाई करवानी है और बाकी टाइम पे आप उसको किसी और काम में यूज़ करें। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड हम लोगों ने गाड़ियाँ साफ़ करने भी, कराची के जो एक रिवाज चल रहा है, सबने ड्राइवर्स रखे हुए हैं, गाड़ियाँ साफ़ करने के बंदे रखे हुए हैं, रोज़ सुबह आके साफ़ करते हैं, कोई भी खुद नहीं करता ना। तो ये अभी सेंस नहीं है। हाँ। या ये अभी डेवलप नहीं हुई कि इसके लिए भी आप 2 लोगों को असाइन कर दें कि यार इसको जो है हर दूसरे दिन बाद बस वॉश कर देना मुझे, आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और आपकी जो ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे एक प्रोडक्ट चल रहा होगा। बहुत छोटी सी बात है, बस निगलेक्ट कर जाते हैं या हम अपने उसमें पड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात है कि वो ये है कि कंज्यूमर के एंड पे ये बड़ा मसला है। कंज्यूमर के एंड पे बहुत बड़ा मसला ये है कि सोलर सिस्टम लगवाते हुए सिर्फ पैसों को देखते हैं। अच्छा, उससे नुकसान या फ़ायदा कस्टमर को ये तो होता है कि आपको पैसों को तो मैनेज करना ही है। यू हैव टू मेक श्योर कि यू गेट द बेस्ट सिस्टम इन द मोस्ट फीजिबल प्राइस। बट कंपनी को अगर हम छोड़ दें, कंपनीज को कट कॉर्नर्स कट शॉर्ट कर ही सकती है और मेजॉरिटी कंपनीज करती ही हैं, बट कंज्यूमर जब अपने एंड पे कॉर्नर्स कट शॉर्ट करता है तो वो नुकसान अपने आप को दे रहा होता है। उसकी एक प्राइम एग्जांपल ये है कि नोबडी टॉक्स अबाउट द गटरिंग दैट यू हैव टू इंस्टॉल अलॉन्ग विद दिस स्ट्रक्चर ऑफ योर सोलर पैनल्स। अच्छा, ना कंपनीज इस बात को कंज्यूमर को इन्फॉर्म करती हैं, और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमने जिसको इन्फॉर्म भी किया है ना, तो दे हैव नॉट रियली गॉन फॉर द बेनिफिट ऑफ द गटरिंग। शायद उनको समझ ही नहीं आई। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन जब समझ यही, दे डोंट रियली गेट द पॉइंट ऑफ वाई। भाई पानी धोएंगे, पैनल धोएंगे, पानी नीचे गिरेगा, नीचे गिर के ड्रेन में चला जाएगा और बस फिर कहानी ख़त्म। ठीक है, दैट्स फाइन, बट अगेन इफ़ यू रियली इंस्टॉल गटरिंग तो फिर उसमें आपके चांसेस ऑफ डैमेजिंग द स्ट्रक्चर, डैमेजिंग योर पेंट, या फिर कोई मेटल पार्ट्स हों नियर बाय जो अनप्रोटेक्टेड हों, या फिर किसी के नीचे से स्लिप होने के चांसेस, तो इस तरह बहुत सारे आपके बेनिफिट्स हो सकते हैं इफ़ यू रियली गो फॉर इट। ये मेरा ख्याल है अगेन वही कॉमन सेंस की बात आ गई कि गटरिंग हुई भी है, उसमें पानी जाएगा और कहीं भी पानी एक्स्ट्रा नहीं गिरेगा। और ऑन दी अदर एंड मैं पूरा ऊपर पानी लगाना शुरू करूँगा तो सैलाब ऊपर भी क्रिएट हुआ हुआ है, पूरे दीवारों पे भी आ रहा है, ठीक है, आउटर वॉल्स पे घर की, और नीचे भी पूरा सैलाब हुआ हुआ है। क्या हो रहा है जी, ऊपर पैनल साफ हो रहे पैनल साफ नहीं होगा, एक अजाब हो गया कि पता नहीं क्या क्लीनिंग शुरू हुई भी है। बिल्कुल, सिर्फ एक छोटी सी बात है कि गटरिंग नहीं करी, और ये नहीं करेंगे, ये समझ ही नहीं आ रही। ये इतनी छोटी सी बात है, मुश्किल हो जाती है समझना कि यार। अच्छा, जो आप कॉर्नर्स कट डाउन उसकी बात कर रहे हैं ना कि पैसे कम नहीं कराने चाहिए, ये जो सोलर सिस्टम है ना, हम इस टाइम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप पैसे कम कराने ना, आप करवा लें, मुझे पैनल दे दो, ट्रीना का पैनल दे रहे हो मुझे 550 वॉट का, आप 50,000 रुपये का दे रहे हो, नहीं यार आप मुझे 48,000 का दे दो, कोई मसला नहीं है उसमें। एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है, वो मैं ट्रीना का ही आपको दे सकता हूँ, मैं कोई और नहीं दे सकता, अनलेस कि मैं यूज़ में 2 नंबर स्टिकर लगा के कोई कहानी, वो एक अलग बात है। पर अगर ब्रांड न्यू है आपको वही चीज़ मिलेगी। पर व्हेन यू टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जिसमें मैं आपको बोलूँ यार अगर आप मुझे 10 लाख रुपये का दे रहे हो, नहीं यार 9,50,000 रुपये का दे दो। फर्जी में तो हम आ जाएंगे 50,000 कम है, आपको क्या पता मैंने क्या चीज़ कम कर दी, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है। ट्रीना का पैनल तो पैनल ही रहेगा ना, उसमें थोड़ी एक सेल में कम कर दूंगा आपको कि आपने 1000 रुपये कम करा लिए। पर इधर अगर आप ज़्यादा फोर्स करते हैं तो इधर बहुत सारी चीज़ें हैं कट डाउन करने वाली। वायर के गेजेस हैं, वायर की कंपनीज़ हैं, पाइप्स हैं, कंडुइट्स हैं, टेप्स हैं, वो स्ट्रक्चर है, नट बोल्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो इंस्टॉलर जो है फिर कहीं ना कहीं से अपनी वो पूरे कर लेता है, वो भी नहीं छोड़ता कि मैं अपना पूरा निकालूं, क्योंकि सिस्टम है। तो बजाय इसके कि सिस्टम पे एक तो जाना सिस्टम पे चाहिए पहली बात, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें लेने से आप 100-200 रुपये 1000 रुपये बचा लेंगे, पर आखिर में आप ढूंढते रहेंगे कि मैं किसको बोलूँ कि ये मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया है, पैनल सही नहीं लगा हुआ, काम नहीं कर रहा सिस्टम, आखिर में कोई भी हाथ नहीं डालेगा इसमें। यहाँ पूरा सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद कोई नहीं किसी की सुन रहा, तो अलग अलग सामान लेके किसके पास जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी मार्केट इतनी स्टेबल तो हुई भी नहीं है कि आप बोलते हैं यार बहुत मैकेनिक है, किसी से भी ठीक करा लूँगा। यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ लगाने के बाद भी कोई नहीं सुन रहा। दूसरी बात, जब आप पूरा सिस्टम लें पहली बात हो, और जब सिस्टम भी लें सही से पूछें वो किस तरह का सिस्टम लगा रहा है, क्या क्या चीज़ें लगा रहा है, और फिर उस कोशिश ये करें
मार्केट प्राइस ठीक हो, पर जो वो कह रहा है उसको उस पे लेके आए कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं तुमने, बजाय इसके कि आप सिर्फ पैसों के पीछे पड़ जाएं, जो कि यहाँ ट्रेंड है, मुझे बस इससे कम कर दो, और वो इन्फॉर्मेशन लेते ही नहीं है। आपने देखा ना मोस्टली कस्टमर्स किस तरह बात करते हैं कि बस मुझे 15 किलो वॉट है, ठीक है, उनको हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड का भी फ़र्क नहीं पता या ऑन ग्रिड का। अब अगर ऑन ग्रिड सिस्टम 10 लाख रुपए का, हाइब्रिड 15 लाख रुपए का, 5 लाख का फ़र्क है क्या यार, वो तो मुझे 10 सस्ता दे रहा है भाई। भाई पूरी चीज़ ही फ़र्क है यार, कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप देखें तो कि क्या है। तो जब यही समझाने में इतनी मुश्किल है, तो फिर जो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें आप कैसे उसको पूरा करवा। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे द कस्टमर, एक और बात भी है जो कि गलत ट्रेंड है फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, वो ये है कि कंज्यूमर को शुरू में ना जब सिस्टम लगवा रहा होता है तब इन बातों का फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप अगर बता भी देना, ये भी हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि हमने ये बातें एम्फेसाइज़ करी हैं कि सर बहुत सारे फ़र्क होते हैं, कंडुइट्स में फ़र्क होते हैं, ब्रांड कंडुइट्स की प्राइस में अगर आपने फ़र्क लेना है तो ऐसे है कि एक कंडुइट अगर 1500 रुपये का है और अगर उसमें हल्के स्टैंडर्ड पे हल्के से हल्के पे चले जाएँ तो वो 100-150 रुपये का भी आया था। तो मतलब इतना फ़र्क भी आया था कंडुइट्स में। तो खैर इस बात को भी बहुत से ब्रेकर्स का भी यही है, MCBs MCCBs और बाकी का भी, और 1500 3000 रुपये का भी, 3000 का भी है। तो खैर जब इन बातों को भी एम्फेसाइज करेंगे तो जो कंज्यूमर के जहन में उस वक्त होता है कि नहीं नहीं यार ये तो सभी एक जैसे लगा रहे होंगे, सभी जेन्युइन लगा रहे होंगे, इतना फ़र्क थोड़ी आएगा इंटायर सिस्टम के पीछे कि मैं इन बातों के ऊपर सोचूं। मैं अभी इन्वर्टर तो समझ लूँ और मैं पैनल तो समझ लूँ, अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो नॉलेज होती है, लिमिटेशन होती है कस्टमर की, वही उसे डुबो के देती है, वो और कोई मसला नहीं होता। एवरीथिंग मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, हर सिंगल कंपोनेंट मैटर करता है। लेकिन क्योंकि कंज्यूमर से यही नहीं समझ आ रही होती कि पैनल कौन से लगवाने हैं और इन्वर्टर कौन सा लगवाना है। आप देखें ना, एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, अगर एक 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सिस्टम है और दूसरा ऑन ग्रिड सिस्टम है, उसमें इन्वर्टर में भी फ़र्क आ सकता है, उसकी प्राइसिंग में फ़र्क आ जाएगा, पैनल्स की वैरायटी में भी फ़र्क आ सकता है। कोई 545 से लगा सकता है, कोई 550 से लगा सकता है, कोई 535 से लगा सकता है। सिस्टम के डिज़ाइन पे मैटर करता है ना, बिकॉज ये एक डिज़ाइन बेस्ड कस्टमाइज थिंग है। तो इसको यू कैन नॉट जस्ट टेक इट ऑफ द शेल्फ। ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट नहीं है, ऑफ द शेल्फ सोलर पैनल इज़ एन ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट, सोलर इन्वर्टर इज़ एन ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट, वायर्स आर एन ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट, ब्रेकर्स जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो तो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट हो सकती हैं, बट जो पूरे सिस्टम की इंटीग्रेशन है और कस्टमाइजेशन है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन है वो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट नहीं है। तो कस्टमर को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को बचा सके। अगर कस्टमर इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करेगा तो वो अपने इंटरेस्ट को नहीं बचा सकेगा, वो चला जाएगा कि हाँ ये इन्वर्टर कौन सा और पैनल कौन से, एंड दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। फिर वो किसी को भी किसी से भी जॉब एग्जीक्यूट करवा के फिर बाद में परेशान होगा कि बाकी चीज़ों को तो मैंने सोचा ही नहीं, जबकि इट वॉज द जॉब ऑफ द कस्टमर कि वो बाकी चीज़ों की भी जांच पड़ताल करे और प्रॉपर वर्किंग करे कि व्हाट डज ही वांट। बहुत से लोग एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगवा लेते हैं बट उनके घर में कोई सफाई वाला मौजूद नहीं होता जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे चढ़ के सफाई कर सके। तो किसका लॉस हुआ? कस्टमर का लॉस हुआ ना, कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर का सुना था, किसी ने बोला था बनवाना चाहिए, खूबसूरत लगता है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, अच्छा भी लगता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, बट इफ़ यू डू नॉट हैव एनीबडी टू क्लीन योर सोलर पैनल्स देन व्हाई वुड यू गो फॉर एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर। सिर्फ सिस्टम में कॉस्ट बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए अगर कोई गाइड कर देता है कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना लो, तो एज अ कंपनी तो वो तो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के पे मैक्सिमाइज़ करेंगे ना, बट इट इज़ योर जॉब कि आप उस बात को भी सोचें कि इन द लॉन्ग रन हु हैज़ टू क्लीन द पैनल्स। ऊपर चढ़ के पैनल्स को क्लीन करना एक प्रॉपर जॉब है। इफ़ यू हैव समबडी टू डू इट फॉर यू देन दैट इज़ फाइन। जनरली लोगों के पास स्टाफ मौजूद होता है जिसको वो कह के क्लीन करवा लेते हैं, नॉट एन इशू। बट अगर स्टाफ मौजूद है ही नहीं या फिर स्टाफ ऐसा है कि जो ऊपर चढ़ के भी सही से साफ़ नहीं कर सकेगा, देन यू हैव टू कम अप विद द सोल्यूशन फॉर इट। अब अगर किसी को चढ़ा के साफ़ भी करवा लिया और पानी इतना फ्लो हो रहा है हर तरफ कि वो सिर्फ कीचड़ ही हो रहा है और सिर्फ सैलाब ही आ रहा है और उसकी ऐसे वॉल्स डैमेज हो रही हैं, तो देन यू शुड हैव थॉट अबाउट इट, गटरिंग साथ ही करवा लेते। अब अगर बाद में गटरिंग करवानी है तो बाद में करवा लें, बाद में करवाने की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। चलते प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ करवा लें, ऐड करवा लें, माइनस करवा लें, स्लाइटली मोर फीजिबल पड़ जाता है क्योंकि वही कंपनी आपको जॉब एग्जीक्यूट करके दे देगी। इंडिविजुअल किसी को बुला के करवाएंगे, अगेन इट्स बेटर देन नॉट डूइंग इट। थोड़ा सा फ़र्क आएगा, पे करके करवा लें। अगर कभी फील ही नहीं करेंगे कि ये भी चीज़ रिक्वायर्ड है तो देन अगेन इट इज़ अ कस्टमर्स प्रायोरिटी कि वो क्या चाहता है। बहुत से लोग तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर को ही नहीं प्रायोरिटाइज़ करते। बेशक शैडोज़ होते हैं, छत के ऊपर साइड वॉल की शैडो हैं, पानी के टैंक के शैडो हैं, दरख्तों के शैडो हैं, बट L2 स्ट्रक्चर पे लगवा लेंगे पैनल्स को। ना प्रोडक्शन कर रहे होंगे पैनल्स, और पैनल्स भी ज़मीन पे होंगे, पानी भी छत पे खड़ा रहेगा, पैनल्स भी सबमर्ज्ड रहेंगे, नुकसान किसका होगा? तारे भी सबमर्ज्ड हैं पानी के अंदर,
खुदा न खासा शॉर्ट भी हो जाती है तारें। तो बहुत से लोग हैं जो प्रायोरिटाइज ही नहीं करते इन चीज़ों को, और 10 फिर लाख 15 लाख का सिस्टम है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख का फ़र्क आएगा और सारे L2 से उस पे कर लें। और सारी मेहनत उन्होंने करी थी इस बात पे शुरू में कि पैनल सस्ता कौन मुझे दे रहा है। तो देन इट्स गलत प्रायोरिटीज थी आपकी राइट फ्रॉम डे वन, कि आपका जोर सारा था कि मैं सस्ते तरीन पैनल्स ले लूँ सबसे कम प्राइस में और मैं सस्ता तरीन सिस्टम लगवा लूँ। दैट इज़ नॉट व्हाट योर प्रायोरिटी शुड बी। ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं है, ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है, इसको उसी तरह डील करें और अपने बेनिफिट में सबसे ज़्यादा चीज़ें लाएं बजाय इसके कि अपना नुकसान करवा लें। इसमें आसान अल्फाज में ना ऐसे है जैसे घर बनवाते हैं आप। घर कोई फिक्स प्रोडक्ट नहीं है। आप 200-500 गज के घर को कंपेयर नहीं कर सकते कि यार ये इतने का है तो ये भी इतने का होगा। एक आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ है, वही 500 गज का घर 20 करोड़ का भी हो सकता है और वही 500 गज का घर 8 करोड़ का भी मिल जाता है आपको। तो क्यों इतना फ़र्क कैसे आ गया? उसकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में फ़र्क है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फ़र्क है, उसको डिज़ाइन किसने किया है, उसमें मटेरियल्स क्या क्या लगे हुए हैं, वुड कौन सी लगी हुई है। बहुत आसान सी चीज़ है। जब इतनी सारे मैटर आ जाएं, उसमें इतने सारे मटेरियल्स हो जाएं, तो फिर अब आप उसको फिक्स नहीं कर सकते कि 2 सिस्टम की कॉस्ट कंपेयर करके बैठ जाएं आप और उससे कम करवा लें कि यार तुम 20 करोड़ का गलत दे रहे हैं, इसको भी 8 करोड़ का कर लो। ऐसा नहीं होता। होने को हो भी जाएगा अच्छा, ना। उधर समझते हैं, ऐसा नहीं है कि उधर नहीं समझ, उधर सब समझते हैं, इधर नहीं समझ पा रहे अभी कि ये फिक्स प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है स्पेशली आपके लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें वायर्स आपके घर के मुताबिक लगनी है। उसमें क्या फ़िक्स कॉस्ट है पैनल्स की और इन्वर्टर की, बाकी तो सारी आपके हिसाब से कॉस्ट निकलती है कि आपका स्ट्रक्चर किस तरह बनना है, वायर किस तरह आनी है, आपकी अर्थिंग कितनी होनी है, कितना नीचे जाना पड़ेगा। पैनल्स में भी फ़र्क है, पैनल्स में भी अच्छा, 10 किलोवाट का सिस्टम हाँ। ब्रांड का फ़र्क आ जाएगा, उसकी मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन एन टाइप पी उसमें टाइप भी है। बाईफेशियल मोनोफेशियल 545 550 535 सबसे हम डिज़ाइन करके आपका 10 किलोवाट का सिस्टम बना सकते हैं। 345 से भी बना सकते हैं, 470 से भी बना सकते हैं, 650 से भी बना सकते हैं, 180 से भी बन जाएगा। 180 से भी बना सकते हैं, कैनेडियन से भी बना सकते हैं, ट्रीना से भी बना सकते हैं, जिंको से भी बना सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टर में कौन सी ब्रांड लेनी है, चाइनीज़ ब्रांड होगी, टियर 1 की ब्रांड होगी, सेकंड टियर की होगी, 5 ईयर वारंटी स्टैंडर्ड होगी, 10 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी होगी, जर्मन प्रोडक्ट होगी, 15 किलोवाट का इन्वर्टर होगा फिर 10 किलोवाट पैनल जिसको कहेंगे हम 10 किलोवाट का सिस्टम, या फिर 10 किलोवाट का इन्वर्टर होगा फिर 10 किलोवाट पैनल जिसको हम अगेन 10 किलोवाट कहेंगे। ओवरसाइज़ करेंगे चीज़ों को कि नहीं करेंगे। अगर 15 किलोवाट का पैनल लगाएंगे तो आपको इन्वर्टर लगाएंगे 10 किलोवाट के पैनल्स के साथ, तो अगेन एसी वायरिंग तो इन्वर्टर बेस्ड होगी, बट डीसी वायरिंग सोलर पैनल्स बेस्ड होगी, तो उसमें सिस्टम की प्राइस में फ़र्क आएगा। तो हज़ारों वेरिएबल्स हैं, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करें बजाय से कि आप इसमें फोकस करेंगे व्हाट थिंग इज़ द चीपेस्ट फॉर यू। तो उसमें मेरी नज़र में ये है कि क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो यहाँ पे ज़्यादा टाइम से है, मतलब कंस्ट्रक्शन तो सब करवा ही रहे हैं ना पिछले 50 साल से, और सब लोगों ने करवा रहे हैं, देख रहे हैं, घर बनवाते हैं, अपने किसी का घर बनता हुआ देखते हैं। तो क्योंकि वो इंडस्ट्री की यहाँ पे प्रेजेंस ज़्यादा टाइम से रही है तो लोगों को ज़्यादा टाइम लग गया, आसानी हो गई है उसको समझने में। उसमें जो सारे निगल्स थे और सारे उसमें वेरिएबल्स से ज़्यादातर लोगों को समझ आ गए हैं। इलेक्ट्रिकल जो वर्क्स होते हैं घर के, वो भी बहुत से लोग अवॉइड करते हैं ख़ुद कराने के लिए क्योंकि समझ ही नहीं आती ना, या फिर वो अवॉइड करते हैं कि छोड़ो ये हमारा काम ही नहीं है, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के काम करवा लेते हैं ना। अगर डीबी बॉक्स भी खुदा ना खासा अपने बहुत से लोगों को देखा है जिनका डीबी बॉक्स जल भी जाए ना, तो बजाय से कि उसको किसी अच्छी कंपनी से डिज़ाइन करवा लें कि डीबी बॉक्स तो जलना ही नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का ये मकसद थोड़ी है कि वो जल जाए खुदा न खासा, तो फिर दोबारा बजाय इसके कि किसी अच्छी कंपनी से डिज़ाइन करवा के उसको प्रॉपर्ली लगवा लें, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के नए ब्रेकर्स लगवा के नई वायरिंग करवा लेते हैं कि यार छोड़ो ना, इतना इंपॉर्टेंट काम थोड़ी है। तो लोगों की प्रायोरिटीज़ है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। अच्छा, नहीं समझते तो नुकसान भी अपना ही होता है। व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि आप अपने काम पे कितना ज़ोर लगाते हैं और कितना फोकस करते हैं और कितनी रिसर्च करते हैं ताकि आप अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकें। अगर आप इंटायर ओनस सेलर के ऊपर रख देंगे तो सम ऑफ द टाइम्स यू विल बी एडवांटेज्ड कि आपने कोई भी टाइम रिसर्च पे नहीं लगाया और आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल गई, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी डिसएडवांटेज्ड क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड है, सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट की नहीं बात हो रही है, ओवरऑल जनरली कंपनीज़ का टारगेट होता है सेल्स अचीव करना। कंपनीज़ का टारगेट ये नहीं होता कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। कंपनी का टारगेट होता है कि जनरल प्रोडक्ट बेच के कस्टमर से ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट उठाया जाए। तो ये कस्टमर का राइट, कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिस्टम की चॉइस पे वर्क करे, मैक्सिमम रिसर्च करे और प्रॉपर्ली थरोली वर्क करे कि विच सिस्टम इज़ द राइट सोल्यूशन फॉर देम। सिर्फ कंपनी की बातों पे जाने, सिर्फ आस पड़ोस में फ्रेंड्स एंड फैमिली में कि ऑन ग्रिड लगवाना है तो ऑन ग्रिड लगवा लो, ऑफ ग्रिड लगवाना है तो ऑफ ग्रिड लगवा लो, ये वाली बैटरी ज़्यादा अच्छी है, ये वाली अच्छी नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गॉसिप एक कल्चर है यहाँ पे, सुनी सुनाई बातों का कल्चर है, वो किसी और को हार्म नहीं देता, वो हमें ही हार्म देता है। लैक ऑफ रिसर्च है, लैक ऑफ नॉलेज है,
और लैक ऑफ इनिशिएटिव है कि कोई नई नॉलेज गेन करें, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके थोड़ा सा ट्राई तो करें कि बेनिफिट क्या होता है। अपनी थरो रिसर्च करने के बाद नई टेक्नोलॉजी को ट्राई करें ना। एक ये भी माइंडसेट है कि वही सिस्टम लगवाना है जो कि किसी और ने लगवाया है, क्योंकि दैट बिकम्स अ स्टेटस सिंबल। ये भी तो है ना एक माइंडसेट पाकिस्तान का नहीं, जनरली लोगों में एक कॉन्सेप्ट होता है कि उठे बैठेंगे तो बात करेंगे तो हम बताएंगे कि हमारा बैटरी बेस्ड सिस्टम है, और बाकी अगर सबने ऑन सिस्टम लगवाया हुआ तो हमें वहाँ वजाहतें देनी पड़ेगी कि व्हाई डिड वी गो फॉर दिस। और ऐसे ही है, जिन कस्टमर्स ने लगवाया हाइब्रिड सिस्टम आज से 2 साल 4 साल पहले, उन्होंने हमें ये बात बताई कि हमें कितना मुश्किल हो जाता था अगले के आगे डिफेंड करना। क्या वो देवर लाइक कि क्या किया तुमने, क्या क्यों इतने पैसे खर्च करें, तुमने बैटरियाँ ले ली हैं, इतने का तो हम 25 किलोवाट लगवा लेते जितने का तुमने 15 किलोवाट सिस्टम लगवाया, और तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। तो एट दैट टाइम जस्टिफिकेशन देना मुश्किल है कस्टमर के लिए, और बेचारा परेशान भी हो जाता है कभी कभार कि यार मैंने पैसे लगा दिए, शायद मैं लौटी तो नहीं गया, मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने इतने पैसे क्यों लगा दिए हैं। पर टाइम ने खुद ही प्रूव किया है कि वही लोग एडवांटेज में रहे हैं। जब लोड शेडिंग हुई है तो फिर इन्हीं के घरों में लाइट थी और दूसरे देख रहे थे, जनरेटर की तरफ चला रहे थे या कुछ और देख रहे थे कि अब हम क्या करें। इसमें कोई हमारी गाइडेंस की सुपीरियॉरिटी नहीं है, इसमें प्रोडक्ट की सुपीरियॉरिटी है बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। हो सकता है पाकिस्तान में ग्रिड बिल्कुल रिलायबल हो जाए, जो कि नहीं। अब आपके सामने एनर्जी क्राइसिस है, सेंट्रल ग्रिड तो रिलायबल नहीं हो सकती ना अभी डिसेंट्रलाइज ग्रिड रिलायबल हो जाए, बट डिसेंट्रलाइज ग्रिड की ऑपरेशंस कहाँ से होंगे? उसके लिए यही डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म्स है, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। उसमें ठीक है, डेफिनेटली ऑन ग्रिड सिस्टम्स का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा फॉर इंडस्ट्रियल स्केल एप्लीकेशंस एंड फॉर माइक्रो ग्रिड्स। बट क्योंकि 24 आवर्स का अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो देन अगेन बैटरीज विल कम इनटू प्ले, हाइब्रिड सिस्टम्स विल कम इनटू प्ले, एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम्स विल डेफिनेटली बी द बैकबोन ऑफ दैट स्ट्रक्चर ऑफ दैट सिस्टम। तो माइक्रो ग्रिड्स की जो अडॉप्शन है वो आपके सामने है। बैटरी बेस्ड सिस्टम पे ही वो फोकस कर रही है, और द इंटायर वर्ल्ड, ऑल द लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज आर फोकसिंग द रिसर्च ऑन बैटरी टेक्नोलॉजी। बैटरी टेक्नोलॉजी पे ही पिछले 5, 8, 10 सालों में बहुत हैविली इन्वेस्ट किया गया है, और आगे भी आप देखेंगे कि बैटरीज विल बी द फोर फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जिसमें नई से नई हाई डेंसिटी कैपेसिटी ऑफ बैटरीज विल बी लुक फॉर, विल बी ट्राई टू बी फाउंड आउट, कि कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी कम से कम स्पेस में, कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर ली जाए, ताकि मैस लेवल पे कंज्यूमर्स को टारगेट किया जाए। कुछ और ऐड करेंगे इसमें? तो आपने देखा है सुपर कैपेसिटर्स भी आ गए हैं अब बैटरी बैंक में, बिल्कुल, जिसमें आप इंस्टेंट चार्ज करता है और आराम से फिर अच्छा डिस्चार्ज भी करता है। तो वो डिस्चार्ज बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज को कर देता है, तो वो इसको डिस्चार्ज कर देता है, और उसके थ्रू फिर हम लिथियम आयन से हम आराम से लेते रहते हैं। क्योंकि जो सुपर कैपेसिटर्स हैं वो इंस्टेंट चार्ज और डिस्चार्ज पे काम करते हैं, तो उनको एज अ बफर अगर हम यूज़ करके उनमें एनर्जी स्टोर करवा लें और फिर आराम रिलीज़ करवा लें अपनी लिथियम आयन पे, और लिथियम आयन पे फिर अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे बैंक्स बन गए हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ आ गई हैं पाकिस्तान में। अगर नहीं भी हैं तो दुनिया में आ चुकी हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत जल्द आ जाएंगी। बिल्कुल। तो पॉइंट वही है कि देखें, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में, हमें अपना माइंड खोलना है कि हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और वही एक तरीका है पाकिस्तान को आगे लेके जाने का। हम इतने पुराने तरीक़ों पर नहीं रह सकते कि हम ओल्ड स्कूल बिज़नेस करते रहें और हम बोलें कि यही हमारे मुल्क को उठाएगा, तो वो नहीं उठा सकता, ना हमारी नीड्स भी पूरी नहीं कर सकता। एक बड़े हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें मशवरा दिया, और उन्होंने बोला कि इस टॉपिक पे भी बात करिएगा, कि पूरा जो कि हम पहले ही बहुत दफ़ा कर चुके हैं, कि पूरा जो हमारा घर है वो एनर्जी इंडिपेंडेंस किस तरह हो सकता है। तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें ताकि लोगों के जहनों में और क्लियर हो कि क्या वो चीज़ें हैं जिससे वो टोटली इंडिपेंडेंस हो सकती है, ले सकते हैं, और के इलेक्ट्रिक या जो भी वाटर से वो जान छुड़ा लें। ठीक है, अगर हम इस के एग्जाम्पल पर बात करें कि हाउ कैन वी गो इंटायरली ऑफ द ग्रिड, और एक नॉर्मल घर की बात कर लेते हैं, तो आपकी जो मेन एनर्जी यूजेज होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो करंटली आपकी कंजम्पशन है, तो वो आपकी अपनी एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग, फैंस, टीवीज़, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवन्स और लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूट करती है मेजॉरिटी ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसमें उसके बाद आपकी आ जाती है वाटर हीटिंग ड्यूरिंग विंटर्स और एयर कूलिंग ड्यूरिंग समर्स, जो कि हमने एयर कंडीशनिंग में शामिल कर ली। तो वाटर कूलिंग जो आपकी होती है वो जनरली प्राइमरीली पाकिस्तान में गैस बेस्ड रही है, क्योंकि गैस के रिजर्व्स हमारे पास मौजूद है, तो हम गैस बेस्ड ही वाटर कूलिंग करते रहे, वाटर हीटिंग करते रहे सॉरी। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोव्स के ऊपर, खाने पकाने के ऊपर, तो वो भी नेचुरल गैस, क्योंकि हमारे मुल्क में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि हम नेचुरल गैस को हर घर में अभी प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी बेसिस पे भी नेचुरल गैस की बेस पे ही हम अपनी कुकिंग करते हैं। अच्छा सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, पर देखें हमारे पास गैस रही है, हमारे पास ठीक ठाक सुई में रिजर्व्स थे आज से 10 साल 15 साल पहले,
तभी ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हुआ है कि हमारे ओवंस, हमारे बॉयलर्स और हमारी गाड़ियाँ सारी सीएनजी और गैसेस पे आ गई। अब वो ख़त्म हो गई हैं, तो दैट्स वाई इट्स द नीड ऑफ द आवर कि हमें अब वो शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी तरफ, बिल्कुल, वरना हम फंसते वो भी रहेंगे। हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग थी कि अगर एक रिज़र्व मौजूद है तो उसको आप बैकअप पे रख सकते हैं, उसको आप ऐसी उसमें यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कम नीड हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्जेविटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम मिले, ताकि आप एक और टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें अपने लिए, और आपके पास फिर डुअल मैकेनिज्म, डुअल बैकअप कंटिजेंसी में 2 सोर्सेज अवेलेबल हो। जैसे यूएस करता है, उसके पास अपने ऑयल के ठीक ठाक Reserves रिजर्व्स हैं, रखते पर हैं। वो तब भी पहले अभी इंपोर्ट करता है ताकि मेरे अपने रिजर्व्स ख़त्म ना हो और मैं आखिर में अपने रिजर्व यूज़ कर लूँगा। बिल्कुल। हमने क्या किया कि हमें थोड़ी सी गैस मिली, हमने बोला ये तो पहले ख़त्म करें, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। बिल्कुल, दैट वाज़ द रिज़ल्ट ऑफ शॉर्ट टर्म प्लानिंग और पॉलिटिकल फेवर लेने के लिए, पॉलिटिकल अपनी अच्छा, और उस पे भी पॉपुलैरिटी। लड़ पड़े कि जहाँ से गैस निकली अब उनको गैस नहीं दे रहे। वो तो वहाँ एक एक नया फसाद अनफेयरनेस। खड़ा कर लिया, बिल्कुल। यार अगर निकल ही आई तो रख लो फिर संभाल के, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, उस पर तो पता नहीं होगा ना। आपस में भी लड़ पड़े और ख़त्म भी कर ली गैस, तो माशाल्लाह डबल मसले क्रिएट करे हमने। बिल्कुल, बिल्कुल, शॉर्ट साइटेडनेस है। अच्छा, इसमें घर की कंजम्पशन पे आ जाए तो वही 5 से 6 आपकी मेजर सोर्सेज है, सिंक्स है। उसके बाद आपकी मोबिलिटी की बात आ जाती है। आपको मूव करना होता है, ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, जो भी आपकी मोबिलिटी की कॉस्ट आती है वो व्हीकल की कॉस्ट सेपरेट है, और उसकी जो रनिंग की कॉस्ट है वो फ्यूल की होती है, जनरली फ्यूल बेस्ड होती है। उसमें पिछले 10 से 15 साल में जो इम्प्रूवमेंट आई है वो ये आई है कि विद द एडवेंट ऑफ हाइब्रिड कार्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, रीजनरेटिव मॉडल्स होते हैं उनमें, तो आप जो ब्रेकिंग में एनर्जी ज़ाया करते हैं या फिर आप दूसरे मैकेनिज़म्स पे एनर्जी जो ज़ाया करते हैं वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू आपको फीडबैक करती हैं आपकी बैटरीज़ को, और बैटरीज़ फिर हेल्प करती हैं गाड़ी को मूव करने में। तो उसमें आप अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी को रिक्लेम करते हैं जो आप वैसे हीट एनर्जी में ज़ाया कर रहे होते हैं। बट इफ़ टुडे यू वांट टू गो टोटली ऑफ द ग्रिड, देन यू हैव द ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स की जो टेक्नोलॉजी है वो जनरली दुनिया में मैच्योर हो चुकी है। ऑल मेजर मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट ट्राइंग टू कम अप विद न्यूअर मॉडल्स फॉर द इलेक्ट्रिक कार्स, और बहुत सारे एक अबंडेंस है नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स की जो इलेक्ट्रिक मॉडल्स अपने इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। आज से 8 साल पहले तक मेजर मैन्युफैक्चरर्स वर ओनली इन द रिसर्च बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, बट दे आर नॉट बीन एबल टू कम अप विद मेन स्ट्रीम मॉडल्स। बट नाउ अगर हम आज की बात करें तो ऑलमोस्ट हर मेजर बिग मैन्युफैक्चरर ने अपनी इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बात नहीं करते, पाकिस्तान में जो लोकल असेंबली हो रही है बिग 3, और अब उसमें ऐड ऑन कर लें उस, वो ना हाइब्रिड की तरफ आए ना इलेक्ट्रिक की तरफ आए। उसकी वजह ये थी कि उनको एक मोनोपोली मिली कि वो दे कैन इवन सेल ओल्ड मॉडल कार्स, दे कैन बाय ओल्ड मॉडल डिज़ाइंस, बाहर से वो ख़रीद लें कम रेट्स पे, और पाकिस्तान में वो अभी कोशिश करेंगे पुराने मॉडल्स ही बेचते रहें। तो उसमें नुकसान पाकिस्तानी कंज्यूमर का भी हुआ, पाकिस्तानी स्टेट का भी हुआ, और उन कंपनीज़ का भी हुआ कि उनकी रेपुटेशन तो ख़राब हुई। बेशक उन्होंने मॉनेटरी बेनिफिट जो उठाना था वो उठा लिया, सस्ते डिज़ाइन बाहर से ख़रीद के यहाँ पर पुराने मॉडल की गाड़ियाँ बेचते रहे हैं। बट नॉनदलेस लेट अस नॉट टॉक अबाउट इट। हम फोकस इसी पे कर सकते हैं कि एज अ होम ओनर आप अपनी मोबिलिटी को भी इलेक्ट्रीफाई अगर करवा लें और सोलर सिस्टम्स के थ्रू आप अपनी इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कर लें तो आप ऑफ द ग्रिड जा सकते हैं। 24 आवर्स गोइंग ऑफ द ग्रिड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर, डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी कंजम्पशन। प्लस आप ये भी कर सकते हैं कि एनर्जी की जो यूजेज है आप उसको कम कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, बजाय से कि वो चीज़ें जो आप रात को चलाते थे या आप रात के 12 बजे के बाद चलाते हैं या पीक टाइम पे चलाते हैं, आप उसको दिन में चला के डायरेक्ट सोलर पावर को यूज़ करके आप अपनी उन चीज़ों को रन कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बजाय से कि आप बैटरी बैंक से एनर्जी लेके बैटरी बैंक को अपसाइज़ करवाएँ। वॉशिंग मशीन्स और पानी की मोटर्स, अगर पानी अवेलेबल है आपके पास, आयरन, जो भी हाई लोड डिवाइसेज हैं और नॉर्मल डिवाइसेज हैं जिनको आपने जो भी आपने चीज़ें चार्ज करनी है आप ड्यूरिंग द डे डायरेक्टली सोलर सनलाइट से चार्ज कर लें बाय यूजिंग एन ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम, और रात में आप सिर्फ वो लोड चलाएं जो आपको रात में चलाना है लाजमी है, विच कैन नॉट बी रन ड्यूरिंग द डे क्योंकि उसकी टाइमिंग कोई ऐसी स्पेसिफिक है। तो बड़ा ईजी है, माइंडसेट चेंज करने की बात है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल होने की बात है, थोड़ा सा स्मार्ट होने की बात है, माइंडसेट के साथ साथ लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट्स लाने की बात है, और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की बात है, जो अपनी कंजम्पशन है उसको मोर एफिशिएंट करने की बात है। थोड़ा लग्जरी माइंडसेट जो है जिसमें आप वेस्ट करते हैं एनर्जी को, उसको कम करने की बात है। बड़ी क्लियर सी बात है, आपके सामने है एयर कंडीशनिंग्स की एक मैसिव स्कीम चली थी कुछ साल पहले तक कि 26 पे एसीज चलाएं, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि कंज्यूमर लेवल पे एक अवेयरनेस आई कि 26 पे अगर एसी कूलिंग कर रहा है तो देन इट्स बेटर फॉर द इन्वायरमेंट। अगर वो पहले वाकई हम 16 पे चलाते थे, उससे पहले 80 पे चलाते थे, बिल्कुल सारे 16 पे मेरे ख्याल से चलाते अवेयरनेस थे। ही नहीं थी ना। हाँ। तो अगर एक कैंपेन रन हुई है उससे अगर 4 लोगों को भी पता लगा है तो वो 4 लोग अगर 26 पे चला लेते हैं तो इट्स बेटर फॉर द इन्वायरमेंट एंड इट्स बेटर फॉर एनर्जी कंजम्पशन। आप तो वैसे 29 पे आ गए। अब अगर 29 पे भी कूल कर रहा है तो देन इट्स गुड फॉर अस। हम तो प्लेजेंट माहौल में बैठे हुए हैं ना, तो एज लॉन्ग एज अब बताएं अगर 29 पे हमें प्लेजेंट फील हो रहा है तो देन वाई वुड वी रिड्यूस इट टू 16 डिग्रीज़ या 22 डिग्रीज़।
मकसद तो ये है ना कि कमरे को प्लेजेंट करना है, या मकसद ये है कि अपनी सेठी दिखानी है, यू वांट टू शो ऑफ के किसको शो ऑफ कर रहे हैं? कमरे अपने में बैठे हैं, एसी अपना चल रहा है, शो ऑफ किसको कर रहे हैं आप? नोबडी। अच्छा, शो ऑफ का मसला कम होता है, लैक ऑफ नॉलेज का मसला ज़्यादा होता है। अगर पता ही ना हो कि एसी को आप इकोनॉमिकली यूज़ करके, एफिशिएंटली यूज़ करके वो मकसद भी अचीव कर सकते हैं जिसके लिए लगाया है, और वो मकसद भी अचीव कर सकते हैं जिससे आपको बाद में परेशानी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो जाती है एयर कंडीशनिंग से, तो देन गो फॉर अ मोर एफिशिएंट डिवाइस एंड यूज़ इट स्मार्टली। तो बड़ी क्लियर सी बात है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज ही आती है जो हर्डल बनती है इन यूजिंग अ डिवाइस एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। ऐसे ही है ना, गियर आपने चेंज नहीं करे और थ्रॉटल दिए जा रहे हैं और बोल रहे हैं अब इसकी एवरेज ख़राब हो गई है, या नहीं भी बोल रहे और खुद ही एवरेज ख़राब हो रही है, तो जिसने 500 चलना था वो 300 चल रही है। बिल्कुल। तो आप खुद तो पैसे अपने ज़ाया कर ही रहे हैं, मुल्क के भी ज़ाया कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईजिली बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो गोइंग ऑफ द ग्रिड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर। अपनी ये पूरा एक सेक्टर है कि हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज़ योर कंजम्पशन ऑप्टिमाइजेशन इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, और इस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल मैकेनिज़म्स कि आप करंटली जिसकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट और पैसिव मेथड्स के थ्रू भी आप अपनी एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी मैनेजमेंट को एट द रेजिडेंशियल लेवल कोई कंसिडर ख़ास नहीं करता। जब रेजिडेंशियल घर बनाए जाते हैं तो ये बात बहुत पीछे एट बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है कि मैंने जो मेरा घर का बिजली का बिल होगा ना वो कम से कम आना चाहिए, क्योंकि मैं नई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना। या फिर अगर एक रियल एस्टेट बिल्डर है, वो अगर एक कम्युनिटी को डिज़ाइन कर रहा है और वो पूरी कम्युनिटी को सेल करेगा बाद में, या हाई राइज अपार्टमेंट्स बना रहा है, तो एनर्जी कंजम्पशन शुड बी एट द फोर फ्रंट। क्योंकि घर तो एक दफ़ा ख़रीदना है, उसके अंदर जो 20, 30, 40 साल जो भी रेजिडेंट रहेगा उसने तो बिजली का बिल अपना रिपीटेडली हर महीने देना है। अच्छा, आपको पता है कनाडा में आप घर या फ्लैट या अपार्टमेंट बेच ही नहीं सकते जब तक आप ये क्रेडिट ना करवा लें एनर्जी मैनेजमेंट से ऑल टुगेदर। बिल्कुल, आपकी जो बिल्डिंग है वो एनर्जी एफिशिएंट है और सस्टेनेबल है या नहीं और किस लेवल पे है, और किस लेवल पे है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि ऑन और ऑफ हो, है भाई एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं है। एनर्जी एफिशिएंट है बट इन व्हाट टर्म्स, पूरी की पूरी उसकी एनालिसिस होगा, उसका थरो इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर रिपोर्ट जनरेट होगी कि ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू एनर्जी कंजर्वेशन हो रही है, और ये लैकिंग ऑप्शंस है कि जहां इन्होंने कॉर्नर्स कट शॉर्ट किए हैं, और इन द लॉन्ग रन ये यहाँ एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। इनको इन प्रॉब्लम्स को ओवरलुक नहीं कर सकते, इनको इन प्रॉब्लम्स का हल निकालना पड़ेगा, एंड दे हैव टू बिकम मोर एनर्जी एफिशिएंट। क्योंकि फ़र्क मसला क्या है, आप अपना मसला तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे होंगे फॉर कूलिंग और फॉर हीटिंग, बट ऑन दी अदर हैंड आप ग्रिड के ऊपर भी बर्डन बन रहे होंगे। तो अब ग्रिड किसकी है? किसी के घर की ग्रिड नहीं है, किसी की अपनी खरीदी भी ग्रिड नहीं है, या किसी की ये वो नहीं है, प्रेरोगेटिव नहीं है कि मैं ज़्यादा बिल दे सकता हूँ तो मैं दे दूँगा। भाई अगर आप कम मोस्ट एफिशिएंट तरीके से रह सकते हैं तो आपको रहना चाहिए। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ग्रिड के ऊपर एज लिटिल अ बर्डन बने जितने पॉसिबल है, क्योंकि ग्रिड की मेंटेनेंस टैक्स पेयर मनी से होती है, तो टैक्स पेयर मनी की तो वैसी लिमिटेशन होती है, और फिर उसमें इनएफिशिएंसीज इतनी है कि आप नेशनल ग्रिड पे अगर जोर बोझ बन जाए तो उस पर तो इनएफिशिएंसीज इतनी है, उसको उसकी मेंटेनेंस, उसकी अपग्रेडेशन, इम्प्रूवमेंट, वो तो वैसे ही एक मनी पेट है पूरी की पूरी। तो डेवलप कंट्रीज़ में ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि एनर्जी मैनेजमेंट इज़ अ प्रॉपर थिंग, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है वो एनर्जी एफिशिएंट हो। पाकिस्तान में अभी ये भी ट्रेंड नहीं आया। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन में कंज्यूमर के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि मैंने वायर्स हैं वो इस कंपनी की लगवानी है, फैंस इस कंपनी के होंगे, वॉल्स में जो ब्लॉक यूज़ होगा, जो सीमेंट होगा वो इस ग्रेड का होगा, इस ब्रांड का होगा, और फर्श पे मैंने जो मार्बल लगवाना है या मैंने जो भी सॉरी गेट लगवाने हैं वो मैंने इस कंपनी के, इस स्टैंडर्ड के, इस गेज के लगवाने हैं। बट एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर आए तो ज़ीरो, इलेक्ट्रिशियन वायरिंग कर देगा और बस लगा देंगे। बिल्कुल, लाइट फैन में खरीद लाइट फैन लगा देंगे, ना एनर्जी एफिशिएंसी होगी, ना इस बात पे फोकस होगा कि जब ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी उसकी, जब आप घर में रह रहे होंगे तो मिनिमल लाइटिंग यूज़ होनी चाहिए, ऑटोमेटिक लाइटिंग होनी चाहिए, ड्यूरिंग द डे तो आपको लाइट्स ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं फील होनी चाहिए। लेकिन जो इस बात पे सोचेगा वो फिर इस बात पे मार खा लेगा कि लाइटिंग को बाहर से अगर आप अटेन कर रहे हैं ड्यूरिंग यूजिंग सनलाइट तो फिर वो हीट अप बहुत हो जाएगा, तो उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज़, ऑल टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल। देखो पाकिस्तान का कोई अनोखा सा मसला तो नहीं है ना कि पाकिस्तान ने एनर्जी को मैनेज करना है। द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बीन मैनेजिंग देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर द पास्ट डेकेड्स, बट पाकिस्तान में क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, किसी और का नुकसान नहीं करते। अगर हम एक नया आप देख सकते हैं एक न्यू ट्रेंड आ रहा है, वो न्यू ट्रेंड में ये है कि अल्ट्रा मॉडर्निस्टिक कंस्ट्रक्टिव डिज़ाइंस में, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइंस में ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर, ब्लैक मैट फिनिश यूज़ किया जाता है फॉर आर्टिस्टिक इफेक्ट,
क्योंकि वो जो आपके आर्किटेक्ट्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं, वो प्रमोट नहीं करते, एक न्यूनेस आती है उस डिज़ाइन में। बट उस डिज़ाइन के ड्रॉबैक्स ये हैं कि जो घर है वो हीट अप ज़्यादा करता है। तो द कंज्यूमर ओनली गोज फॉर अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन। द कंज्यूमर डज नॉट एक्चुअली लुक इनटू द फैक्ट कि ब्लैक घर है, फिर ऊपर से मैट फिनिश है, तो वो तो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्प्शन करेगा फ्रॉम द सन। तो क्या होगा इन द लॉन्ग रन, कूलिंग घर की ज़्यादा ही करनी पड़ेगी ना, एयर कंडीशनिंग को ज़्यादा देर चलाना पड़ेगा, तो बिल किसका आएगा? उसका जिसका घर है। और फिर अब एक दफ़ा पूरे घर को पूरा कलर कर दिया गया है, पेंट हो गया है, ब्रांड न्यू डिज़ाइन है, कौन चेंज करवा के उसका कलर चेंज करवाएगा जब एक दफ़ा ब्लैक हो जाएगा? नोबडी। तो ये हाई सीलिंग रखते हैं, सीलिंग इतनी हाई रखते हैं जैसे पता नहीं किसका टोम बनाया है, मकबरा बना लिया है। शाहाना लाइफस्टाइल है बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। कि हमने 20 फीट 25 फीट पे हमने सीलिंग रखनी है ड्राइंग रूम, अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन के चक्कर में भाई। और उसी में ना कि हमारा एक रिचनेस की फीलिंग आए, तो फीलिंग तो बिल्कुल आती है रिचनेस की, बट प्रैक्टिकलिटी में वो घर ज़ीरो हो जाता है। इतनी हाई सीलिंग है कि अगर उसी स्क्वायर फुटेज को हम देखें, स्क्वायर फुटेज में हाइट को छोड़ दें, तो अगर उस स्क्वायर फुटेज में अगर 1-2 टन का स्टैंडिंग एसी वुड बी सफिशिएंट टू कूल द रूम, तो अब आपने इतनी जो हाइट रखी है तो उसमें 4 स्टैंडिंग एसी भी लगा देना तो भी कुछ नहीं कर पाते। वजह इतनी एयर की सर्कुलेशन आपने क्रिएट कर दी है कि व्हाट कुड द एसीज डू, इतनी वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी। और फिर मुझे बताएं, एक एसी के अगेंस्ट अगर एक से भी ज़्यादा एसी लगाना पड़े तो देन व्हाई वुड यू गो फॉर इट? एसी की रनिंग कॉस्ट तो आपको थ्रू आउट योर लाइफ बेयर करनी है, फ्री में तो नहीं एसी की रनिंग होती ना। ये रूफ तो एक दफ़ा बनवानी है, रूफ तो एक दफ़ा बनवानी है। तो रादर देन गोइंग फॉर थिंग्स विच आर लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। आपको याद है एक बैरिया में आप घर देख के आए थे जिनका ड्राइंग रूम बहुत बड़े बड़े हो गए थे, अब वो 1000 यार्ड्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और इतने बड़े बड़े बेडरूम्स बना लिए कि जहाँ पे उनको 1.5 टन का एक इन्वर्टर लगाना था वो 3 इन्वर्टर एसी लगा रहे हैं, एक इस दीवार पे एक इस दीवार पे, ताकि मेरा रात में कूल हो जाए। तो होता क्या है, कोई मना तो नहीं है, कोई मना आपको नहीं को मना भी नहीं कर रहा, कोई पर मना अगर आप एफिशिएंटली काम कर सकते हैं तो कर लें, नहीं कर सकते तो वो भी आपकी मर्जी है। फिर आपको लॉन्ग रन में बिल आप ही को देना है, बिल भी देना है, एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, सिस्टम भी ओवरसाइज करके लगवाना पड़ेगा, हर क्योंकि चीज़। आपने एनर्जी वेस्टेज की तरफ चले गए हैं आप तो ऑल टुगेदर। आप 5-10 जितने भी बंदे बैठे होंगे टू कूल डाउन द रूम, आपने इतना बड़ा सिस्टम लगवाना पड़ेगा कि एनर्जी तो सारी की सारी वेस्टेज की तरफ चली जाएगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी एफिशिएंट राइट एट द स्टार्ट, टू चूज़ द मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फॉर योर सेल्फ। अपनी भी फुल रिसर्च करें, ऐसी कंपनीज़ को हायर करें जिनको इन बातों की नॉलेज हो, जो आपको भी गाइड कर सकें। अगर आप अपने एंड पे इतनी वर्किंग नहीं कर सकते बट थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो द बेस्ट इनिशिएटिव फॉर यू कैन बी टू हायर सर्विसेज फ्रॉम पीपल हु नो सच थिंग्स। बिल्कुल। उसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि यू कैन मेक श्योर कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है एट द लीस्ट वो तो एट पार है ना, वो तो इन बातों पे ख्याल कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो। और अगर आप इस बात को इम्पोर्टेंस ही ना दें तो देन अगेन इट्स नोबडीज़ लॉस उसी का होता है जो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता और चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ नहीं करता अपने लिए। बड़ी क्लियर सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। जो भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये एक केस स्टडी है, एक एग्जांपल ही है कि एनर्जी मैनेजमेंट ज़ीरो हो रही है। जो थोड़े से बहुत थोड़े से लोग एनर्जी मैनेजमेंट का ख्याल रख रहे हैं, दे आर बेनिफिटिंग देमसेल्व्स ओनली। ऐसे घर भी हैं जो कि ड्यूरिंग द डे जिनको लाइट्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनके पास अबंडेंट सनलाइट होती है, फैन की ज़रूरत नहीं होती, और फैंस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि नेचुरल वेंटिलेशन होती है, और नेचुरल वेंटिलेशन को भी आप कूल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर बाहर बहुत गर्मी है तो आपके घर के अंदर भी गर्म हवा आ रही हो। देयर आर नेचुरल कन्वेक्शन मैकेनिज्म्स के जिससे आप जो इनपुट एयर है उसको आप कूल करके अपने घर के अंदर डाल सकते हैं। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ योर हाउस। अब ये ऑप्शंस उनके पास है कि जो नए घर ले रहे हो। देखिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है वो उसके पास होती है जो टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहा हो। जो पुरानी गाड़ी यूज़ करता हो आज तक और आज वो नई गाड़ी लेने का सोच रहा हो, तो देन इट इज़ हिज प्रेरोगेटिव। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसे ही है कि वो जब आज गाड़ी ले रहा है तो फिर जाके पेट्रोल की गाड़ी ना ले आए या डीजल गाड़ी ना ले ना, उसी का बेनिफिट होगा अगर वो आज जाके टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा और इलेक्ट्रिक कार ले लेगा। फिर उसी के पास ऑप्शन, उसी का बेनिफिट है जो आज नया घर बनवा रहा है और वो लेटेस्ट एनर्जी मैनेजमेंट के जो मैकेनिज़म्स हैं उनको अडॉप्ट करे, बेनिफिट भी उसी का है। और जिनके पास पुरानी चीज़ें हैं वो अगर उनको ऑप्टिमाइज़ करना चाहें तो ऑप्टिमाइज़ तो कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज इन योर बेनिफिट टू ऑप्टिमाइज़ योर ओल्ड स्टफ। बट जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है वो तो ऑल टुगेदर गेम चेंजर बन जाता है ना। गोइंग ऑल टुगेदर फ्रॉम एन पेट्रोल बेस्ड कार टू एन इलेक्ट्रिक कार रिड्यूसेस योर एनर्जी बिल मैसिवली।
बट अगर आपके पास एक पुरानी पेट्रोल कार है और आप उसको सर्विस और मेंटेनेंस बढ़वा लें उसकी, और स्पार्क प्लग चेंज करवा लें और इंजन की वो करवा लें, सर्विस करवा लें, तो ठीक है, आपकी एनर्जी कंजम्पशन थोड़ी सी कम हो सकती है, ज़्यादा एफिशिएंट आपकी गाड़ी हो सकती है, बट दैट्स नॉट अ गेम चेंजर. द गेम चेंजर हैज़ बिन इन द मार्केट, बट यू आर ओवरलुकिंग इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप यू कांट रियली अडॉप्ट ड्यू टू मे बी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और मे बी ड्यू टू योर माइंडसेट, जो भी वजह है. तो अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी makes you go miles ahead of other people in terms of benefit that you achieve out of the new technology. और वो इंशाल्लाह सिर्फ हमें ही नहीं आगे करेगी, मुल्क को भी एज अ नेशन हमें भी आगे लेके जाएगी. बिल्कुल, हमारी जिसकी हमें एनर्जी बड़ी डिमांड, need है अभी. बिल्कुल बिल्कुल हमारी नीड है. एनर्जी डिमांड हमारी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में जाती जा रही है, नॉट ओनली ड्यू टू आर वेस्टेज बट ड्यू टू द इंटरनेशनल क्राइसिस ऑल्सो. कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है, हमारी मैनेजमेंट हमारे हाथ में है, हमारी अडॉप्शन हमारे हाथ में है, हमारी वेस्टफुलनेस हमारे हाथ में है, बट इंटरनेशनल क्राइसिस हमारे हाथ में तो नहीं है. तो हम उन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं इफ़ यू गो फॉर एनर्जी मैनेजमेंट एंड इफ़ यू गो टुवर्ड्स आवर ओन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, वी गो फॉर आवर ओन डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एट आवर हाउस होल्ड लेवल्स एंड एट इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड एट द कम्युनिटी लेवल बाय यूजिंग माइक्रो ग्रिड्स. और हम नई से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें ताकि जो हमारे बिला वजह के ख़र्चे हैं, बिला वजह की वेस्टेज है, उस सारे को हम कर्टेल कर सकें. इसकी मैं एक एग्जांपल भी देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वो डिफरेंट है कि जो यूटोपिया है, यूटोपिया का जिनको पता हो टेक्सटाइल की कंपनी है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, वो चीज़ें इंस्टॉल करते हैं या बनाते हैं जो पाकिस्तान में नहीं बनती या पाकिस्तान में नहीं होती. वो अपने आप को कम्पीट करते हैं यूएस से, नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया से, जापान से, कि वहाँ पे क्या चीज़ किस मशीन से बन रही है और हम भी वही मशीन बनाएंगे. तो दे आर कम्पीटिंग विद इंटरनेशनल प्लेयर्स. टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके जितना भी रिसेशन आ गया पाकिस्तान में, जितना भी डॉलर ऊपर चढ़ गया, आपने एक ही बंदे की सिर्फ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, इस बंदे की कि 300 कंटेनर हम भेज रहे हैं, 300 कंटेनर भेजे जा रहे हैं और भेजे जा रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा. बिजली का बिल आप महंगा कर रहे हैं, आप लेबर महंगी करे जा रहे हैं, आप सारी चीज़ें महंगी करे जा रहे हैं. अकेली कंपनी थी जिसको कोई मसला नहीं आ रहा था, जो बाकियों से बेहतर चल रही, जैसे फ्रंट पे आके रिवील भी जिसने रिवील भी किया. और बाकी जितने हमारे ओल्ड स्कूल तरीके से यही टेक्सटाइल चला रहे थे, उन सबका एक ही रोना धोना था, यार बिजली महंगी कर दी, हमें फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ जाएंगी, हमारा प्रॉफिट चला गया. और जेन्युइनली था, और जेन्युइनली था. उनके दो मसाइल थे, एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, दूसरा सप्लाई चेन के गलत एंड में बैठे हुए थे. वो भी टेक्नोलॉजी ही की वजह से नहीं बैठे थे ना, कि वो चेंज को अडॉप्ट करने को राज़ी ही नहीं थे कि मैं यहाँ से उठूँ, मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, दिस इज़ नॉट द सही राइट पोजीशन इन द चेन. और जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी किसी काम की नहीं है. टेक्नोलॉजी जो अच्छी लगाएंगे तो आप कमाएंगे, और जिस चेन की जगह पे बैठे हुए वो प्रॉफिटेबल ही नहीं थी. ज़रा सा कुछ हिला आप अनप्रॉफिटेबल हो गए. तो आप अगर आप हो सकता है आपके 30 साल बहुत अच्छे गुजरे हों, इसको कोई नहीं मना कर सकता, पर इस टाइम पे अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते, आप गेम से ही आउट हो जाते हैं. मतलब आपको पता ही नहीं चलता, आप गेम से ही लिटरली आउट हो जाते हैं. इसी मुल्क में ही तो दुनिया से तो आप हम वैसे ही आउट है ना, इसीलिए हम एक अलग ही दिशा में चल रहे हैं और बाकी सब अलग चल रहे हैं. तो इतनी सी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से इतने फ़ायदे हैं कि वो आप जो मर्ज़ी मसले होते रहे आप आराम से चलते रहते हैं और एज अ कंपनी चलते रहते हैं. आपको बहुत सारा एज मिल जाता है, आपको बहुत सारा बफर मिल जाता है. न्यू टेक्नोलॉजी से आपको ये बेनिफिट भी होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट बिकम्स मच मोर स्टैंडर्डाइज एंड मच मोर कम्पेटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट. अगर आपकी मशीन ही पुरानी है तो वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी और वो क्या ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करेगी. लोकल मार्केट में तो कंज्यूमर को फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही बड़े थोड़े हैं, तो फिर तो वो चलती रहती है. बट लोकल मार्केट डज़ नॉट मेक यू सस्टेन दीज टफ़ टाइम्स. टफ़ टाइम्स में आपको एज हो ही तो आप टफ़ टाइम्स को ईज़िली क्रूज़ करके बाकियों से आगे निकल जाते हैं. और फिर कस्टमर आपके हाथ में होना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो. कस्टमर आपके हाथ में है तो फिर जितने भी टफ़ कंडीशन हो जाएं, कस्टमर्स कम भी बाय कर रहे हो तो वो कस्टमर बाय कर रहा होता है, B2B बाय नहीं हो रही होती. बिल्कुल. जब आप एक्सपोर्ट की उस पे आते हैं तो फिर इट्स बेटर फॉर यू टू टारगेट योर ओन कस्टमर्स, टू बी कनेक्टेड टू योर ओन कस्टमर्स. बिल्कुल. वो तभी हो सकता है जब आपकी एंड प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को सेल भी हो सके. बिल्कुल. अगर आप बीच का एक प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस करने से कस्टमर जो डायरेक्ट आपको मिलेगा भी नहीं ना. हाँ. सॉरी. उसमें भी ये वजह है क्योंकि हम इनोवेशन की तरफ नहीं जाते. तो हमारी मशीन आप बता दो आपका क्या डिज़ाइन है, बस हम वो बना के आप ही को दे देंगे, अपना नाम लगा लेना और बेच लेना, सर्विस चार्ज ले लेंगे. हम सर की दर्दी नहीं कर सकते, जबकि वहीं तो पैसे हैं सारे कि आपने अपना ब्रांड बनाया, आपने इनोवेशन करी है, एक नया प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, उसको कंप्लीट किया है, फिर आपने उसकी जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल किया है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर जब तक आपने वो चलाना है, और उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने कस्टमर तक पहुँचाया है. सप्लाई चेन में काम ज़्यादा है
झंझट ज़्यादा है, पर प्रॉफिट भी तो तभी, आप जितना मर्जी ऊपर नीचे हो जाए आपका प्रॉफिट तभी बचता है। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर बेनिफिशियल टू गो फॉर द इंटायर प्रोडक्ट। इंटायर प्रोडक्ट में ये है कि आप एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट चेन हो, आप जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है उसके एंड पे हो रादर देन एट द स्टार्ट। बट ये एक अलग पूरी साइंस है, एक पूरी अलग इस पर डिस्कशन हो सकती है। बहुत से लोग ये कर ही नहीं सकते, बहुत से लोग कर सकते हैं, बहुत से लोगों के पास इतने फाइनेंसेस ही नहीं होते, बहुत से लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ना इतनी नॉलेज होती है। मसला वहाँ है जहाँ रिलक्टेंस हो। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एंड यू आर स्टिल रिलक्टेंट नॉट टू डू दिस, तो फिर आप ही एट फॉल्ट है। ठीक है, अगर किसी के पास इतने फाइनेंसेस ही नहीं है और वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता तो ठीक है, दैट्स अनदर इशू। बट अगर आप कर भी सकते हैं, आपके पास सारा का सारा मैकेनिज्म रेडी पड़ा है, बट यू आर स्टिल इन द रॉन्ग बिजनेस, और तो फिर आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और पूरी इंडस्ट्री का भी नुकसान कर रहे हैं कि फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको सब्सिडी चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए, तो दैट्स नॉट राइट। इसी तरह आप देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू एडिशन है प्रोडक्ट्स में बहुत थोड़ी है। हमारी जो एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी वैल्यू एडिशन, उनकी जो फिनिश प्रोडक्ट हम निकालते हैं दे नॉट अप टू द मार्क। हम उनको भी अप टू द मार्क कर लें तो हमारी जो एग्रो बेस्ड इकॉनमी है वो भी मेजर एक्सपोर्टिंग यूनिट बन जाए, जो कि अभी भी जो थोड़ी बहुत हम एक्सपोर्ट करते हैं विच इज़ इट्स नॉट दैट मेजर अ चंक। हम अपनी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अपनी लोकल कंजप्शन हम किसी नेबरिंग कंट्री से लेके कम पैसों में मिल जाएगी ना। एक्सपोर्ट अगर आप किसी अच्छी बेहतर मार्केट में कर देते हैं तो फिर आपको डॉलर्स या यूरोज़ आ जाते हैं, और अगर आप ईरान, अफ़गानिस्तान, किसी पड़ोस के मुल्क से ख़रीद लेते हैं सामान तो वो सस्ता मिल जाता है। तो अगेन इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। प्रायोरिटीज़ की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है, इनिशिएटिव की बात है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात की बात है। लोग चाहते ही नहीं है चेंज लाना, लोग अपने बिजनेसेस में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश नहीं करते। शुरू के जो स्टार्टिंग फेज़ होता है, इनिशियल फेज़ होता है, उसमें कोशिश होती है, आप उसके बाद रिलैक्स कर जाता है कि ठीक है अब तो चल पड़ा है बिज़नेस, तो आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप निकल जाएंगे 20-30 साल। तो वो 20-30 साल तो निकल जाते हैं, उसके बाद फिर जो धड़ाम से वो गिरता है बिज़नेस, क्योंकि रैपिड चेंज मार्केट में आ चुका होता है। किसी अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं होता, बट अपनी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की लैक ऑफ इनिशिएटिव की वजह से होता है कि यू वर नॉट एट पार विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात कर लें तो जो मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी है उसमें इतने चेंजेस आ जाते हैं कि सॉरी अनसस्टेनेबल हो जाती है आपकी प्रोडक्ट। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है नोकिया, सबसे बड़ा ब्रांड था 2000 में, उसी का मोबाइल बिकता था, स्टार्ट भी उसी ने किया, लेके भी वही चला, आज है ही नहीं कहीं, बिल्कुल मार्केट में ही नहीं है। और उसके बिल्कुल हार्डवेयर में भी पीछे रहेगा, सॉफ्टवेयर में भी पीछे रहेगा, और जैसे कि उनकी अपनी गलती है कि वो अडॉप्ट नहीं कर सके, और इतनी जल्दी शिफ्ट आ गया कि वो उनको पता ही नहीं चला और वो उसी चक्कर में रह गए। तो यू कांट लिव इन योर ओन बबल, यू हैव टू लुक अराउंड। आपको मार्केट के साथ एट पार रहना है। मार्केट का ये मतलब नहीं है कि इट्स ओनली अबाउट सेलिंग, इट्स ओनली अबाउट गिविंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कंज्यूमिंग। अगर आप कंज्यूम भी एट एन इनएफिशिएंट लेवल कर रहे हैं, एट इनएफिशिएंट बाय इनएफिशिएंट मैकेनिज्म्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। यू कैन कंज्यूम मोर एफिशिएंटली। तो अगर आप ज़्यादा ही कंज्यूम करते रहेंगे और मोर एफिशिएंटली और एक्सपेंसिव कंज्यूम करते रहेंगे तो फिर भी आप पीछे रह जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और आप खुद ही पीछे हो जाएंगे, गेम से खुद ही आउट हो जाएंगे। बिल्कुल, आपको कोई अंदर नहीं रख सकता। तो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट बीइंग अलाइव एंड लुकिंग एट बेटर एंड क्लीनर इनिशिएटिव्स, और मेकिंग श्योर कि आप अहेड विद द टाइम्स हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड योर माइंडसेट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट के पीछे ना जाए, दी बेस्ट प्रोडक्ट इन दैट बजट, आप उसके पीछे जाएं कि आपके बजट में। इतने स्मार्ट हैं कि हम जज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने का होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू दें उसे, उसमें मसला नहीं है। जब हम घर बनाते हैं हमें घर देख के पता चल जाता है यहाँ सबको कि यार ये इसकी इतनी वर्थ होगी, ये इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से बना होगा, जो मार्केट वैल्यू चल रही है 8000, 10000, 12000। अब आपको कोई 25000, 50000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से घर दिखा रहा हो तो आपको भी पता चल जाएगा ये इतने का है ही नहीं, इसकी इतनी वर्थ ही नहीं है। टेक्नोलॉजी में भी इस तरफ आएँ। बिल्कुल, पॉइंट कहने का ये है कि यही चीज़ टेक्नोलॉजी में भी लगाएं, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा माइंड खोलेंगे इस तरफ, थोड़ी सी और नॉलेज लेंगे, सबको समझ आ जाएगा इसकी इतनी वर्थ है और ये मैंने इतने देने हैं, मुझे ये इतना फ़ायदा देगा, अपना भी फ़ायदा करेंगे और मुल्क का भी फ़ायदा करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। इसको रैपअप करते हैं आज यहाँ पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई भी कमेंट्स हो तो नीचे लाजमी लिखें, आपका इंशाल्लाह रिप्लाई करते हैं। और चैनल को फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। थैंक यू।